नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार आप अपने अनवरत अध्ययन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, आपको मैंने जीव विज्ञान कक्षा 11वीं की, जिसमें अध्याय 1 से 4 तक के अध्याय को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसकी नोट्स को भी लिखकर कंप्लीट आपने याद कर लिया है। अब आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा अध्याय नंबर 5। इसमें आप देखेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब यहाँ पर आप देखें, अब पादपों की बात हो रही है, यहाँ पर अच्छे से समझ लें। बहुत ही सरल चैप्टर है ये, और इस प्रकार के चैप्टर को आप छोटी क्लास छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब यहाँ पर देखें, आप लोग पादपों की चर्चा कर ही रहे हैं। पादप क्या होते हैं, जो पहले चैप्टर से ही आपने देख लिया है। यहाँ पर बात हो रही है पुष्पी पादप, यानी कि ऐसे पादप जिस पर पुष्प खिलते हैं, यानी कि पुष्प बनते हैं, पुष्पी पादप कहलाते हैं। अब पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि उनकी संरचना, उनकी आकारिकी किस प्रकार से होती है और उनकी संरचना के जो भाग हैं प्रमुख, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही सरल है, अच्छे से आप समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, पहला जो पॉइंट है हमारा, पादपों की प्रमुख भाग। यानी कि एक पादप अगर देखें हम लोग, छोटे प्लांट को देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उसको समझने के बाद जो बड़े जो वृक्ष होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जो इसके दो भाग होते हैं, पहला है मूल तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। पादप के ये दो प्रमुख भाग हैं। अब मूल तंत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, जिसमें आपके है मूल या जड़, जो जमीन के अंदर होती है। दूसरा है प्ररोह तंत्र, जिसमें तना, पत्ती, पुष्प, फल और शाखाएं होती हैं। यानी कि मूल तंत्र में एक ही भाग है जिसे हम मूल या जड़ कहते हैं, और दूसरा है प्ररोह तंत्र, जो जड़ से ऊपर के जितने भाग हैं, जिसमें तना, पत्ती, पुष्प, फल, शाखाएं सभी आ गए। अब इसके प्रमुख भागों, छोटे से पौधे यानी कि पादप, यहाँ पर आप देखें चित्र में, माना कि ये जमीन वाला भाग है और जमीन के अंदर ये जो मैंने रेखा चित्र बना के रखा है, ये पूरा आ गया आपके मूल तंत्र, जिसमें जड़ होती है, और ये पूरा जमीन से नीचे का जो भाग है वो होता है। अब जैसे जमीन के ऊपर का भाग देखें तो यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल। इन सब को अगर मिला दें तो ये बनता है प्ररोह तंत्र। ध्यान रखें कि इस पॉइंट से प्रश्न बनता है प्ररोह तंत्र, मूल तंत्र। अब ये छोटी छोटी जो बातें, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये छोटी क्लासों में आपने देखा है। यहाँ पर कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, प्ररोह और मूल तंत्र वाला भाग आपको याद रखना है। तो इस छोटे से डायग्राम में आपने देखा कि मूल तंत्र जमीन के अंदर और प्ररोह तंत्र जमीन से ऊपर का भाग है। तो पादप के प्रमुख भाग हो गए दो। अब हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूल तंत्र की, और इस डायग्राम में भी आपने देखा मूल तंत्र जमीन के अंदर। मूल तंत्र में केवल एक इसकी संरचना आ रही है, वो है मूल, जड़, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रूट। अच्छे से जानते हैं। अब सीधी सी बात है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी इसको बता पाएंगे। मूल जमीन के अंदर स्थित होती है, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। यानी कि जड़ क्या है, जो जमीन के अंदर की संरचना है और जमीन के अंदर रहती है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। यदि किसी छोटे पादप को आप अपने हाथ से इस प्रकार उखाड़ेंगे, जैसे गेहूं का पौधा है या कोई घास है, उसको आप देखेंगे तो जड़ें बिल्कुल आपको नजर आएगी। तो मूल तंत्र का वह भाग जो जमीन के अंदर स्थित होता है, जिसे हम जड़ या मूल कहते हैं। और मूल जो है वो 3 प्रकार की होती है, यानी कि जड़ें जो है वो 3 रूप में होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला भाग है मूसला मूल तंत्र, दूसरा रेशेदार मूल तंत्र, और तीसरा अपस्थानिक मूल तंत्र। ये मूल के 3 भाग हो गए। अब यहाँ पर मूसला मूल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है सरसों का पौधा। गेहूं के साथ सरसों की जो बुआई होती है,
सरसों का छोटा पौधा आप अगर अपने हाथ से उखाड़ के उसको देखें तो आपको मुस्ला मूल किस प्रकार से नजर आएगी। तो मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये जगह जमीन हो गई। अब जमीन से आप देखें यहाँ पर एक मुख्य मूल होती है। आपको बता दूं इस प्रकार से, जमीन से सटी हुई या जमीन से अंदर एक पूरी मुख्य मूल होती है। बाकी सभी मूलें इस मुख्य मूल से ही निकलती हैं। ध्यान से देखें आप लोग, जितने भी मूलें होगी वो इस मुख्य मूल से ही निकलती हैं। यानी कि मुस्ला मूल किसे कहते हैं? तो ऐसी मूल या ऐसी जड़ जिसमें एक मुख्य मूल होती है, बाकी सभी जड़ें उस मुख्य मूल से ही निकलती हैं। ऐसी मूल को हम मुस्ला मूल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है सरसों का पौधा। अच्छे से समझ लिया। मुस्ला मूल में मुख्य मूल होती है, बाकी सभी मूलें मुख्य मूल से निकलती है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके बाद आता है दूसरा भाग इसका, रेशेदार मूल तंत्र। अब फिर इसके ठीक बाद में यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे की, माना कि ये जमीन का भाग है। अच्छे से देख लें आप लोग, जमीन के भाग से यहाँ पर जो जड़ें हैं वो जमीन से ही इस प्रकार रेशे के रूप में निकलती हैं। यानी कि इस प्रकार की जड़ों में मुख्य मूल नहीं होती है। सारी जो जड़ें हैं वो रेशे के रूप में ही जमीन से भाग से निकलती हैं। यानी कि इसमें मुख्य मूल नहीं होती है। और पहले वाले में क्या देखा था आपने? एक मुख्य मूल है, बाकी सभी मूलें जो हैं इस भाग से निकलती है। थोड़ा सा आप देख लें, बहुत ही सरल है। और रेशेदार मूल का उदाहरण है गेहूं का पौधा। तो अब देखें, गेहूं और सरसों दोनों की बुवाई एक साथ होती है। जब थोड़े से पौधे बड़े हो जाएं तो एक तो गेहूं का पौधा और एक सरसों का पौधा, बिल्कुल आप इस प्रकार से जमीन से उखाड़ कर देखें तो सरसों का जो पौधा होगा जिसमें मुख्य मूल दिखाई देगी, और गेहूं का जो पौधा होगा उसमें मुख्य मूल का अभाव होता है। उसमें सारी जड़ें जो है वो रेशे के रूप में जमीन से निकलती है। बात आती है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल देखें आप लोग, घास या बरगद का वृक्ष जो है, पेड़ आपने देखा होगा। अब यहाँ से जैसे उदाहरण इसका ले रहा हूं मैं, यहाँ से आप देखें इस प्रकार से सीधी जड़ें जो जमीन के अंदर जाती हैं। यानी कि बरगद का पेड़ आपने देखा होगा सीधा इस प्रकार से जमीन वाला भाग जो इससे जुड़ा होता है। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो सहारा प्रदान करने वाली होती हैं और इसे हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मूल जो है जमीन से ऊपर, इसके तीन भाग हो गए, मुस्ला मूल, रेशेदार मूल, अपस्थानिक मूल, तीनों प्रकार के एग्जाम्पल। और छोटी सी बात को आपने यहाँ पर देखा। अब मूल का अगला जो पॉइंट आ रहा वो है कार्य। अब मूल क्या कार्य करती है? सबसे पहला कार्य है पूरे पादप या पौधे या पेड़ को एक ही जगह पर स्थिर करती है, यानी कि स्थायित्व प्रदान करती है। यानी कि पूरा जो है जड़ के माध्यम से ही ये पूरा पेड़ जो है या पूरा पादप जो है वो जकड़े हुए रहता है और एक निश्चित जगह पर स्थानांतरित न होकर एक निश्चित जगह पर बना रहता है। तो जड़ का मुख्य कार्य हो गया स्थायित्व प्रदान करना। दूसरा है जमीन के अंदर जल प्लस खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण भी जड़ें करती हैं और इस अवशोषण के माध्यम से खनिज लवण और जल को आगे स्थानांतरित करती है। इस प्रकार से जड़ें जो हैं सहारा प्रदान करने वाली, अवशोषण करने वाली, ये सारे कार्य जो हैं किसके हैं? जड़ के, जो जमीन के अंदर रहकर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मूल के क्षेत्र। मूल के कार्य आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लास से। मूल का क्षेत्र, अब ये जो जड़ें आपको नजर आ रही हैं, इन जड़ों की संरचना किस प्रकार से होगी? तो यहाँ पर मूल के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एक छोटे से डायग्राम के रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। माना कि एक छोटी सी मूल जिसकी संरचना को हम यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे ये एक कोई मूल है। इसके ऊपर का जो टॉप भाग आपको नजर आ रहा है, आप देखिए बड़े ध्यान से, ये वाला जो भाग है जिसे हम मूल भोग कहते हैं। अब ये मूल भोग जो है, क्योंकि जमीन के अंदर जड़ें जो होती है गहराई में होती हैं और गहराई में जब ये जड़ें अंदर जाती हैं तो चट्टानें होती हैं, कंकड़
हैं, मिट्टी होती है, तो उनको काटती हुई आगे बढ़ेगी। तो इसके ऊपर जो भाग है, इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम मूलभूत कहते हैं, जो जमीन जो जड़ का जो मुख्य भाग है उसको कटने से बचाता है। मूलभूत हो गया। मूलभूत से थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो यहाँ तक का जो इसका जो भाग है जिसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, जो मूलभूत से ऊपर और परिपक्वता क्षेत्र से बिल्कुल बीच का होता है। अब इसके ऊपर आप देखें, ये जो भाग है जिसे हम परिपक्वता क्षेत्र कहते हैं, और इसी क्षेत्र में मूल रोम होते हैं। ये जो धागेनुमा संरचना आप देख पा रहे हैं, ये मूल रोम है, और मूल रोम जो है जमीन के अंदर जाकर जल की खोज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मूल के क्षेत्र, मूलभूत, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वता क्षेत्र और मूल रोम, ये इसके कुछ प्रमुख भाग हैं जो मूल के क्षेत्र हैं, और यहीं से जो है वो ये जड़ें अपने जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, जमीन के अंदर गहराई में जाती हैं बिना कटे छिले। इसका मुख्य कारण मूलभूत है। तो सबका अलग अलग कार्य और ये जड़ें जो है वो जमीन के अंदर स्थायित्व प्रदान करती है। मूल के क्षेत्र हो गए। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार बड़े बड़े कंपटीशन में भी आप जाएंगे, तो अगला जो ये टॉपिक आपके आ रहा मूल से संबंधित, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप ज्यादा ध्यान देंगे, मूल के रूपांतरण। अभी भी आपने नीट्स के एग्जाम के पेपर को देखे होंगे, इससे पूर्व वाले देखे होंगे, तो किस प्रकार से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो इनके अंदर से बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो टॉपिक अपना चल रहा मूल, तो मूल को बुक के अंदर के प्रमुख भागों को भी आप रीडिंग करें, आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आएगा उतना बढ़िया ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो मूल के जो रूपांतरण है, यानी कि जड़ें जो जमीन के अंदर होती हैं, रूपांतरण किस प्रकार से आप देखें तो सबसे पहले भोजन के लिए में, यानी कि वे जड़ें जिसका हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे कि आपने देखा हो गाजर, सलजम, शकरकंद, ये सब आपने भोजन में भी उपयोग किए हैं, खाने में हम उपयोग करते हैं। तो वो किसका रूपांतरण है? जड़ों का। यदि प्रश्न आ गया गाजर किसका रूपांतरण है, तो आपका आंसर होगा मूल, यानी कि जड़ का। दूसरा है सहारा प्रदान करने वाली जड़ें। उदाहरण आपने लिखा है बरगद का, तो बरगद का पेड़ आपने देखा है, उसमें जो जड़ें होती हैं उस पूरे पादप को, यानी कि पूरे पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। अवस्थम मूल, मक्का और गन्ना, ये भी इसके एग्जाम्पल है। ससन मूल, जिसमें है राइजोफोरा, जो न्यूमेटोफोर, यानी कि दलदली जो भूमि होती है, दलदली भूमि में श्वसन के लिए जड़ें जो होती है जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं। न्यूमेटोफोर आपने देखा होगा, राइजोफोरा इसका उदाहरण है, न्यूमेटोफोर कहते हैं उनको, और श्वसन मूल यानी कि श्वसन क्रिया में सहायक होती है। तो यहाँ पर आप देखें इसमें जो मूल के रूपांतरण है वो किस किस रूप में होते हैं, जिसे आपने अभी यहाँ पर देखा, यानी कि इनके एग्जाम 100% आते हैं, इसको याद करें। यानी कि जितनी बातें थी वो पूरी आपके इस मूल तंत्र से संबंधित थी, यानी कि जड़ जमीन के अंदर होती है, उसके कुल कितने प्रकार दे रखे हैं आपके बुक में, मूल के क्या कार्य हैं, मूल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और मूल का रूपांतरण क्या है। इस प्रकार से आपकी ये मूल तंत्र वाला जो भाग है ये आपका पूरा होता है, और इसमें प्रमुख भागों को मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम बात करेंगे प्ररोह तंत्र की, जो यहाँ पर आप देखें जो जमीन के ऊपर का जो भाग है जिसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं, और प्ररोह तंत्र में बहुत सारे भाग हैं, तना, पत्ती, पुष्प, फल, शाखाएं। तो आज हम यहाँ पर प्ररोह तंत्र में तने की बात करेंगे, और तना बिल्कुल जड़ से, यानी कि जमीन से ऊपर का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपके तना होता है, जो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, जमीन से ऊपर, और जहाँ से शाखाएं विभाजित होती है वहां तक का जो क्षेत्र है वो पूरा तना होता है। यानी कि यहाँ पर देखें प्ररोह तंत्र में तना जमीन से ऊपरी भाग, यानी कि जमीन से ऊपर का जो मोटा भाग नजर आता है जिसे हम तना कहते हैं। तने के क्या कार्य हैं, छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं। तना जो है जो मूल से जुड़ा हुआ होता है, सभी शाखाएं, पत्तियां, फल फूल इस पर लगी होती हैं, जो जल एवं खनिज लवण को आगे शाखाओं, पत्तियों, फल फूल तक स्थानांतरित करता है। ये छोटी छोटी बातें जो है आपने अगली क्लास में पढ़ रखी हैं। यहाँ पर आप देखें भोजन संग्रह करने में, सहारा प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में,
कार्य जो है तने के होते हैं। तो तना जो है बिल्कुल जमीन से ऊपर का भाग है। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखें, मैं इस तरह का निशान यहाँ पर बना के आपको बता रहा हूँ। मूल के जो रूपांतरण थे, इसी प्रकार तने के रूपांतरण और बड़े बड़े कंपटीशन में इनके अंदर से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही ऐसी गलती कर जाते हैं, क्योंकि दिखने में सारे आंसर हमको एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बिल्कुल बारीक से बारीक अध्ययन आपको करना है। तो तने के जो रूपांतरण यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले भोजन संचय करने में जिस प्रकार मूल में था, तो भोजन संचय करने में यहाँ पर ध्यान रखो, आलू क्या है? तना, ध्यान रखें आप लोग। अदरक क्या है? तना। हल्दी क्या है? तना। अरबी क्या है? तना। अब आप देख लो, जिनका हम निरंतर प्रत्येक दिन उपयोग करते हैं, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, ये सब तने के रूपांतरण है। अच्छे से ध्यान रखें। बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, आलू जो जमीन के अंदर होता है सब जड़ें मान लेते हैं। तो आलू जो होता है उसके ऊपर हरा हरा जो भाग आपने देखा होगा, तो वो उसका भाग है वृद्धिकारी, बाकी तने का रूपांतरण आलू है, पूरा तने का ही भाग है। इसके अलावा इसमें कंद, प्रकंद, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे तने के ये कंद आलू होता, प्रकंद अदरक, गनगन, इस प्रकार से सल्ककंद, ये सारे जो जैसे आपने लहसुन वगैरह देखा होगा, ये सभी चीजें जो हैं भोजन संचय करने में तने के रूपांतरण है। अच्छी तरह से ध्यान रखना ये बात। दूसरा है सहारा प्रदान करने में, जैसे अंगूर है, खीरा यानी ककड़ी वगैरह जो है, इस प्रकार से जो तने होते हैं वो सहारा प्रदान करने वाले होते हैं। साथ में नुकीले कांटों के रूप में रूपांतरण, जैसे नींबू आपने देखा होगा, सिट्रस, नींबू जो होता है उसमें आप देखें तना जो है वो कांटों के रूप में रूपांतरित होता है। इसके बाद चपटे तने, यानी कि इस प्रकार से चपटे हो जाते हैं बिल्कुल, वो जैसे कैक्टस जो आपने देखा होगा, और सिंपली आपने इसको देखा भी है। साथ में भूमिगत तने जैसे कि घास। तो इस प्रकार से ये तने के जो रूपांतरण है, इसमें भी आप देखें यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। तो ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है जो मैंने आपको बताया है, बाकी सारी चीजें आप छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बड़ी सरलता से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि ऐसे पादप जिस पर पुष्प लगते हैं, और पादप के प्रमुख भाग दो होते हैं, मूल तंत्र, प्रभु तंत्र। मूल तंत्र पूरा मूल हो गया, जड़ें होगी, प्ररोह में पूरा कंप्लीट भाग हो गया, और प्ररोह में केवल आपने आज तना और जड़ दो बातें हमने पढ़ी है। बाकी आगे जो है पत्ती, पुष्प, फल को और अगले वीडियो और नोट्स में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप बिल्कुल इस चैप्टर को यहाँ तक पूरा अध्ययन कर लें, इसको समझ लें और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।